पीटी के सबसे आसान तरीन क्वेश्चंस में से एक है समराइज written text, because you need to copy and paste the statements and you would just connect those with the word and you can score 7 out of 7, right? Well, that's totally wrong and you need to think again. In this video, I'm going to talk about how can you improve your marks in summarized written text, what are some do's and don'ts, and what are the distributions of the marks. So stick till the end. Assalamu alaikum, my name is Ahmed Raza and I am head of English proficiency tests at Edify Group of Companies. This video is all about summarized written text, so let's get started. First of all, I want to show you the distribution of marks कि कौन से मॉड्यूल्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो अपने मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड आई नो somehow सबको पता होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर और ये देखेंगे कि मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ज़्यादा फोकस करना है अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए. तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. अब समराइज रिटन टेक्स्ट जो है वो या तो आपको एक आ सकता है एग्जाम में या दो आएंगे. इसके पार्शियल क्रेडिट हैं और जब पार्शियल क्रेडिट की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी ना किसी दो मॉड्यूल्स के अंदर नंबर ऐड कर रहा है और हर वो क्वेश्चन जो मल्टीपल मॉड्यूल्स में मार्क्स ऐड करता है वो पीटी की लिस्ट में इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. तो समराइज रिटन टेक्स्ट चूँकि इट्स गिविंग पार्शियल क्रेडिट एंड इट इज़ एडिंग मार्क्स इन योर रीडिंग एंड राइटिंग, सो यू कांट स्किप इट एंड यू नीड टू बी गुड इन इट. तो एक क्वेश्चन से आप दो मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वाई नॉट. देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू इट. सबसे पहले लुक एट योर फॉर्म. फॉर्म इज़ नंबर 1. यू विल गेट 1 मार्क्स. फॉर्म के जो हैं वो एक नंबर है मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो 0 नंबर है. ऑब्वियसली एक नंबर कब ट्रिगर होगा? इज रिटन व्हेन वन सिंगल एंड कंप्लीट सेंटेंस. देखो, एक ही रिक्वायरमेंट है समराइज रिटन टेक्स्ट की कि आपने कहीं पर दरमियान में फुल स्टॉप नहीं लगाना. फुल स्टॉप सिर्फ एंड पर आएगा. मतलब ये है कि आपने एक सेंटेंस लिखना है और एक सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उसमें फुल स्टॉप आ रहा होता है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो अचीव करना मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है. यू डू नॉट नीड टू पुट फुल स्टॉप एनीवेयर इन द मिडल ऑफ इट. सब बस एंड पर जाके करना है. बाकी सब जगह पर आपने पंक्चुएशंस, कॉमास, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. अगर तो आपने वन सेंटेंस लिखा है, यू विल गेट 1 इन फॉर्म, अदरवाइज यू विल गेट 0 इन द फॉर्म. एंड इफ़ यू डोंट गेट एनी मार्क्स इन द फॉर्म, आगे आपको किसी भी चीज़ में नंबर नहीं मिलेंगे. तो ये प्री रिक्विजिट है. यू नीड टू गेट 1 इन टू दैट, सो बी माइंडफुल अबाउट इट. द सेकेंड इज़ द कॉन्टेंट. नाउ कॉन्टेंट हैज़ 2 मार्क्स और उसकी जो डिवीजन है वो फर्दर कुछ इस तरह से है कि 2 आपको तब मिलते हैं जब आप एक अच्छी समरी लिखो जिसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया हुआ है. एक तब मिलेगा जब आपकी समरी ठीक ही है लेकिन आपने कुछ 1-2 पॉइंट जो मेजर थे उनको मिस कर दिया. मतलब लेट्स से कोई 4 मेजर पॉइंट्स थे, आपने 2 का जिक्र किया, 2 का नहीं किया. सो पार्शली बात ठीक है बट मेजरली नहीं है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा. और 0 नंबर तब मिलेगा जब आप बिल्कुल कुछ रैंडम कुछ और लिख दो और ना तो आपने कोई कीवर्ड उसमें से पकड़ा है, ना आपने उसकी कोई लाइन एज इट इज़ लिखी है, ना ही आपने वो वाली बात की है जो कि समरी में होनी चाहिए थी. तो उस केस में यू विल गेट 0 मार्क्स. So that's the distribution for the content. So your content should be relevant, as we always say that. Now the grammar is pretty straightforward. You need to use correct grammatical structure. आपका sentence structure ठीक होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपने कैसे यूज़ करना है. Then you will get the 2 marks. One is for the contains grammatical errors, but with no hindrances to the communication. Now you have made the errors, but you are still getting, let's say, बात समझ आ रही है आपकी और पढ़ने वाले को यानी कि एआई को ये मसला नहीं आ रहा कि वो आपकी बात समझ ना सके, तो वो आपको 1 नंबर दे देगा. 0 तब आएगा जब आपका ग्रामर इतना डिफेक्टिव है कि बात कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, आपकी सेंस नहीं बन रही कि कौन सी लाइन किस लाइन के साथ कैसे अटैच हो रही है, कहाँ पर कॉमा कैसे तमीज़ से लगाया है, कॉलन सेमी कॉलन का इस्तेमाल जो है वो गलत किया है. तो उस केस के अंदर यू विल गेट 0 इन योर ग्रामर. And finally, there's vocabulary, and that's the choice of the words. Has appropriate choice of words, well, you will get 2 marks. 1 is for if you can use, there are lexical errors in the lexical resources, but again, the communication is fine. And 0 is for when you are using the words which are causing hindrance in your communication. The communication is not clear. That's when you will get 0 marks. So there are 4 things that you need to take care of. The number 1 is form, which will have 1 maximum marks. 2 marks will be added through your content, 3 will be added to your grammar, and 2 will be added through your vocab. फॉर्म जब तक इनेबल नहीं होगी ये अगले 3 एलिमेंट्स के अंदर नंबर नहीं आएंगे. तो फॉर्म का इनेबल होना बहुत ज़रूरी है और उसको इनेबल करने का आसान तरीका ये है कि एक सेंटेंस में लिखो. उसके बाद कोशिश करो कि कंटेंट में अच्छे से अच्छा कीवर्ड ऐड करो और उसमें लाइन इस तरह से लिखो जो कि उस मेजर एस्पेक्ट को कवर करे. मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग ऑल मेजर ग्रामर मिस्टेक्स, एंड इफ़ यू आर, जस्ट ट्राई टू
proofread it in the end and improve them. And using the same vocabulary which is given in the text is fine, but if you can use better words than that, that will give you more edge. I will show you in a while how can you do that. Now, that was all about the marks distribution and in which modules this question is going to add. So once again, it will be adding your number into your reading and writing. Before moving to the response, I want to give you the ideal response limit कि कितनी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए. तो इसके अंदर जो हमारे पास हमें जो नंबर आ रहे हैं फॉर्म में वो ये है कि आपके पास जो वर्ड्स हैं वो 75 से एक्सीड ना करें और 50 से नीचे ना हो. आइडियल वर्ड लिमिट जो है ना तुम्हारे लिए, जो तुमने जिसका ख्याल रखना है लिखते हुए, वो ये है कि वो 50 वर्ड से ऊपर जाए, 70 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो. तो 50 और 70 वर्ड के दरमियान एनीवेयर बिटवीन दिस इज़ अ सेफ जोन एंड यू कैन प्ले विद दैट. Now let's just put all of that information into some practical work and see how does that really help. अब एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व करना है. एंड आपके लिए मैंने ये पहले से सॉल्व कर लिया है. हेयर इज़ द परफॉर्मेंस इनटू दिस. आई हैव गॉट 17 vocab, 15 ग्रामर, 19 फॉर्म एंड 19 कंटेंट. एंड टेल यू व्हाट, फॉर्म में 90 लेना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपने सिंपली एक सेंटेंस यूज़ किया है, कहीं पे दरमियान में फुल स्टॉप नहीं है, तो यू विल गेट 90 out of 90. So there you go. Content, however, taking 90 is a bit tricky, but the good thing is that I haven't missed out on any important information. इसीलिए उसमें आए हैं. ग्रामर में however है 50. इसका मतलब ये है कि there are certain mistakes that I've made which are not causing hindrance in the communication, but they are not appropriate. तो probably the usage of commas and ये वो इस तरह का थोड़ा बहुत इधर उधर है. और एक आपके सामने theoretical की spelling भी गलत लिखे हुए हैं. और जहाँ बात आती है vocabulary की, मैंने कोई भी वर्ड, सिर्फ एक वर्ड इन्हांसिस का जो वर्ड है इसको मैंने रिप्लेस किया है. बाकी सारे मैंने वो वाले वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि ऊपर टेक्स्ट के अंदर थे. और वो मैंने जानबूझकर यूज़ किए हैं ताकि मैं आपको ये हाईलाइट करवा सकूं कि अगर हम सारे वो वाले वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लिया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. यू नीड टू इम्प्रूव दैट अ लिटिल बिट मोर. आपको 3-4 वर्ड्स जो हैं उनको पैराफ्रेज करके इम्प्रूव करना है. देन यू माइट गेट 90 out of 90 in your vocab. Now, for now it's not good, so it's 70. उसने 30 नंबर्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए हैं. अब एक कॉमन नोशन जो है, जो लोगों को आदत पड़ी होती है और जिसकी वजह से आई थिंक द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग, मैं इसकी मशहूरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा. देखो, रियल एग्जाम के अंदर आप कॉपी नहीं कर सकते ऊपर से टेक्स्ट से, ठीक है. अब जो थोड़े से एबीयूनी जैसे प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जांपल, वो आपको ये अलाउ करता है कि आप कॉपी करके पेस्ट करो और फुल स्टॉप्स को हटाकर कॉमा करो और अपना रिस्पॉन्स जो है वो फटाफट सबमिट कर दो. ड्रॉबैक क्या है उसका? जब स्टूडेंट क्लास में उस एप्लीकेशन के ऊपर कॉपी पेस्ट करके कर रहा होता है, रियल एग्ज़ाम में लिखने में मौत नज़र आती है और फिर गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि आपको तो कॉपी पेस्ट करने की आदत होती है एंड यू आर नॉट श्योर हाउ टू प्रूफ रीड इट, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स टू पुट, कैसे मैं किन लाइन्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम पैसिवली उसको सोच के कर रहे हो. एक्टिवली सोचकर करने का तरीका ये होता है कि आपने लाइन को पढ़ा, उसको समझा और ये देखा कि जो मैंने पहली लाइन लिखी है उसको मैंने अगली लाइन से किस कनेक्टिंग वर्ड के साथ कनेक्ट करना है. दैट इज़ व्हेन यू आर एक्टिवली डूइंग इट एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इनटू दिस क्वेश्चन. बाद में कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर दैट. सो दिस ऐप अलाउज यू टू डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट इट. यू आर बाउंड टू डू इट, यू आर बाउंड टू राइट इट. इवन आप कोई भी टेक्स्ट इसका लिख कर किसी और जगह भी कॉपी नहीं कर सकते. मज़े की बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे फॉर इंस्टेंस रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करके उठाकर कहीं पर और पेस्ट नहीं कर सकते कि मैं इसको री अटेम्प्ट करूँगा, इसी को दोबारा पेस्ट करूँगा और मैं उसमें चेंजेस कर लूँगा. दिस ऐप विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट. यू हैव टू राइट every time the response with your hands, and this is how you will practice, right? So you are bound to do it, and that's why I love it. There are certain limitations to this as well. एक लिमिटेशन जो कि मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि इवन दो मेरे जो ग्रामर में है वो 15 ओवर है, बट इट्स नॉट बीइंग हाईलाइटेड लॉट. मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी जो ग्रामर है उसकी जो वो कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस कॉज नहीं कर रहा. आई नो दैट, लेकिन फिर भी माइनर ग्रामर मिस्टेक्स हैं जो कि क्लियर नहीं है, जो कि मुझे मैक्सिमम पर जाने से रोक रहे हैं. वो कौन से एरर्स हैं, सम हाउ वो मुझे खुद ही फिगर आउट करना है, या फिर मुझे उसके लिए एक अपने इंस्ट्रक्टर से हेल्प लेना पड़ेगा. मुझे ये एप्लीकेशन जो है वो इंसर्ट्स उसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा. अब मेरा ख्याल है इसको हम एज अ ड्रॉबैक भी देख सकते हैं, बट आई थिंक एन इंस्ट्रक्टर कैन रियली हेल्प यू गाइड इन दिस मैनर, बिकॉज इन दिस वे इट विल बिकम ओपन एंडेड, राइट. ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि आप इस पूरे अब देखो, जब हम एप्लीकेशन में एक एआई जो होता है वो जब लगा देते हैं, एक फार्मूला लगा देते हैं ना, तो वो उसी फार्मूले के हिसाब से आपके ग्रामर के, आपके एक पर्टिकुलर चीज़ों के नंबर काट रहा होता है.
अब अगर इस एप्लीकेशन में हम एआई को कुछ इस तरह का कोड दे दें कि आपने इस तरह के ग्रामर के रूल्स के ऊपर नंबर काट रहे हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। फिक्स ग्रामर रूल्स का नुकसान ये होता है कि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि अच्छा मैंने अगर यहाँ पे कॉमा के बाद एंड लगाया तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे, मैंने कॉमा के बाद अगर मोर ओवर या फर्दर मोर लगा दिया तो मेरे नंबर कटेंगे। एंड दिस इज़ वाई वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट इनटू दिस एप्लीकेशन कि it should be open-ended and an instructor should give you the feedback that what you need to improve into this, and that is why you won't rely too much on your application. In fact, you will try to figure out a way to improve that consistently. So that's the reason behind it. Anyhow, अब ये देखो, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट लाइन है, थियोरेटिकल साइंस इज द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टू एस्टेब्लिश लॉज ऑफ नेचर, ये मैंने एज इट इज़ उठा ली। थियोरेटिकल साइंस इज द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स टू एस्टेब्लिश द लॉज ऑफ नेचर एंड देयर टेस्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज। अब थोड़ी सी लाइन लंबी थी बट मैंने उसको स्क्वीज़ करके जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो वहाँ से लिख ली। ठीक है, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इस्टेब्लिश के वर्ड को मैंने जैसे बताया था कि मैंने रिप्लेस कर दिया, बाकी सारा मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आगे comma and it enhances the pace of science, right? I increased, so first of all science is the use of हम theoretical sciences की बात करें, that is the major keyword, so you gotta include that more than once and I've included that twice. दूसरी बार unfortunately spelling गलत कर दी, otherwise it would have been more numbers. खैर अब हमने क्या किया कि theoretical science is the use of mathematics to establish the laws of nature and it enhances the pace of science. अब यहाँ कहीं से मुझे ये लाइन मिली कि it helps speed up the pace of science and because it narrows the focus of what. Now the mistake that you always do is you do not try to understand the whole line and connect those lines together. अब हो सकता था कि अगर आप ये रिस्पॉन्स कर रहे होते तो आप अगली लाइन एज इट इज़ उठा के पूरी लिख देते, पर मुझे उसमें से वो सिर्फ एलिमेंट उठाना था जो कि मेरी पिछली लाइन के साथ कॉमा के साथ कनेक्ट हो सके, ऐसा लगे कि इसने यहाँ पर सांस लिया, पॉज लिया और अगली बात पिछली बात के साथ मैच कर रही है। और यही रूल होते हैं पंक्चुएशंस के जो यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड इफ़ यू आर यूजिंग देम रॉन्ग देन दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग लेस मार्क्स इन द ग्रामर। अच्छा, anyhow and it enhances the pace of the science. However, अब however is suggesting और however से पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा, जब हम इस तरह का कनेक्टिंग वर्ड निकालते हैं तो हम दोनों साइड पे कॉमास लगाते हैं और however सजेस्ट करता है कि उससे ऑपोजिट बात आ रही है। अब पीछे हमने कहा कि थ्योरेटिकल साइंस ज़रूरी है और थ्योरेटिकल साइंस बेसिस है और वो स्पीड अप करती है प्रोसेस। अब मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो इससे ऑपोजिट बात करे, और जब मैं थ्योरी ये पढ़ रहा था, जब मैंने समरी पढ़ी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सेकंड जो सेंटेंस है यानी सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है वो ऑपोजिट बात कर रहा है। वो बता रहा है कि जो ब्रिटिश है उनका जो थ्योरेटिकल साइंसेस के ऊपर यकीन है वो बहुत कम है एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लेस अमाउंट ऑफ मनी इनटू दैट एंड दैट्स वाई वी नीड टू स्टे क्लियर फ्रॉम दैट, और सारा उसके ऊपर भी बात की हुई है। तो आई हैव टू चूज़, इफ़ आई एम यूजिंग द वर्ड हाउ एवर, आई गॉट टू चूज़ एन ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन. If I am using the kind of a word which goes, the kind of a sentence which goes well with the previous one, I would use moreover, I would use furthermore. These are the connecting words that you need to use if you want to improve. Acha, so however, the trouble with British science is that they measure once and cut 7 times and do not grant long-term funding needed by the research councils. Once again, I combined two different information with the word and I did not use comma with that. वन ऑफ द रीज़न अब ये देखो कि इसमें था द ट्रबल विद द ब्रिटिश साइंस इज दैट वी मेजर वंस एंड कट 7 टाइम्स, और इसको थोड़ा सा उसने एग्जैजरेट किया हुआ था। आगे थोड़ी सी डेटा वाली इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने निकाल दी, ये सोच करके अगर मैं उसको ज़्यादा इंक्लूड करूँगा तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी और मुझे नीचे वाली लाइन्स भी कवर करनी हुई थी। और यहाँ से लाइन मैंने उठाई, इफ़ वी टर्न फ्रॉम ग्रांट्स टू लॉन्ग टर्म कोर फंडिंग्स प्रोवाइडेड द रिसर्च काउंसिल्स द पिक्चर इज़ इवन वर्स। द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ हेयर इज़, देखो इवन दो मैंने वो दो डिफरेंट बातों को उठाया जो कि एक ही पैराग्राफ में थी, एक स्टार्ट में एक एंड में, मैंने उनको कंबाइन किया, पर मैंने उनको ऐसे कंबाइन किया कि वो लग रहा है कि वो एक ही सेंटेंस का हिस्सा है। जब हम किसी चीज़ को एज इट इज़ उठा के लिख देंगे ना, वो ग्रामर मिस्टेक्स हमें शो करवाएगा। ऑब्वियसली हमने उस ग्रामर मिस्टेक से बचना है, ठीक है। सो अब क्या किया मैंने कि द ट्रबल विद ब्रिटिश साइंस इज दैट दे मेजर वंस एंड कट 7 टाइम्स एंड डू नॉट ग्रांट लॉन्ग टर्म फंडिंग नीडेड बाय द रिसर्च काउंसिल्स। तो वो जो पूरी बात थी वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने, मतलब उसको लिखा कुछ और तरीके से हुआ था लेकिन वो ब्रिटिश साइंस से ही रिलेटेड की थी। तो आई यूज माई ओन ब्रेन एंड आई थॉट कि लेट्स कंबाइन दीज टू लाइन्स विद द वर्ड एंड दिस इज हाउ इट बिकेम द कंप्लीट सेंटेंस। अब आगे कॉमा के बाद आई हैव यूज्ड मोर ओवर एंड देन वंस अगेन द कॉमा आफ्टर वर्ड्स। मैनी एरियाज ऑफ थियोरेटिकल साइंस रिक्वायर ईयर्स ऑफ स्टडी टू कॉम्प्रीहेंड। देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर इज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड कंक्लूसिव पार्ट। अब ज़्यादा जो पैसेज था वो था प्रॉब्लम अबाउट द ब्रिटिश साइंस एंड देयर लैक ऑफ फोकस ऑन द थ्योरेटिकल साइंसेस, उसके ऊपर था।
तो मेरे जो दो सेंटेंसेज हैं जिनको मैंने मोर ओवर के साथ कनेक्ट किया, एक पहले लिखा यानी कि दो लाइंस को मैंने एक ही सेंटेंस बनाया एंड के साथ, फिर मैंने मोर ओवर के साथ उसी का सेम एक अगली बात कनेक्ट की कि मोर ओवर मैनी एरियाज ऑफ रेडिकल साइंस रिक्वायर ईयर्स ऑफ स्टडी टू कॉम्प्रीहेंड, और इस पर साल लगते हैं पढ़ने में ना, तो वो ना तो उनका वेट करते हैं ना वो कुछ करते हैं। मुझे लग रहा है पर्सनली कि ये जो लाइन है ये इम्प्रूव हो सकती थी, इसको मैंने उस तरह से इम्प्रूव नहीं किया जैसे ये होनी चाहिए थी। मोर ओवर के बाद ये क्लियर नहीं है कि ये लाइन उसको कैसे एडअप कर रही है, तो दैट कुड बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक एज वेल एंड दैट इज़ वाई माई मार्क्स आर लेस इन द ग्रामर। देखो मतलब अब इसको यूँ कर सकता था मैं कि मैनी एरियाज ऑफ थ्योरेटिकल साइंस required years of study to comprehend, which isn't being provided by the British Science Institutes and जो भी है। अगर मैं थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कर देता तो मेरा अगला सेंटेंस भी जाके पिछले से रिलेट हो जाता। दिस इज़ नॉट रिलेटिंग टू मच एंड आई वुडंट mind getting marks and that, so that's fine. Now, therefore is kind of a connecting word which is going towards the conclusive part, and I wanted to add something from the ending lines and I took that, and therefore के बाद I added politicians assume that they are most likely to back the initiatives they can take credit of. तो तुमने देखा कि हमने वो पूरे पॉलिटिशियन वाला जो एक उसने एलिमेंट इस लास्ट लाइन में किया हुआ था, और मैं ये सजेस्ट करूँगा तुम सबको कि इसको पॉज करो, पहले रिस्पॉन्स को ऊपर वाले इस पूरे पैसेज को पढ़ो, उसके बाद मेरे रिस्पॉन्स को पढ़ो, ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स and tell me those mistakes in the comment section so that I can learn and you can learn and you can interact with this, right? अच्छा, politicians assume they are more likely to be voted back and if they favor injured. तो ये जो लास्ट लाइन है इसको मैंने उठाया, लेकिन एज इट इज़ नहीं उठाया, उसको मैंने थोड़ा सा फिक्स किया है कि दैट दे assume they are more likely to back the initiatives they can take credit of. Now, two things to admit here. One, मैं ये थोड़ा सा एडमिट यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मोर ओवर के बाद वाला जो सेंटेंस है इट वुड हैव बीन इम्प्रूव्ड बेटर, तो शायद आती सेंस। मुझे लग रहा है कि मैंने इसको वर्ड्स लेस करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे जो मेजर वर्ड्स थे यानी वो कैब के मोटे मोटे वर्ड्स थे मैंने उनको इग्नोर कर दिया। उसके बावजूद आई एम गेटिंग 75 आउट ऑफ 90, आई हैव मैक्सिमम नंबर इन माई कॉन्टेंट, राइट? सो but I'm not getting maximum marks. So the point that I want to make here is that you also need to focus bit more on, for example, अब तुमने इस तरह का रिस्पॉन्स लिख लिया है, अब तुमने ये देखना है कि इन्हीं में मैं कौन से vocab के वर्ड्स इंप्रूव कर सकता हूँ, मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर वन थिंग इज़ यू नीड टू मेक श्योर माई रिस्पॉन्स हैज़ वन सिंगल सेंटेंस, इसके अंदर कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, तुमने चेक कर लिया। दूसरा आपने जो फैक्टर है वो कंसिडर ये करना है कि उसका कंटेंट अच्छा, यानी कि मैंने हर पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ उठाया पोर्शन और उसको मैंने कंबाइन कर दिया, क्योंकि हर पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी। दैट इज़ द सेकंड यू कैन से द एलिमेंट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ दैट यू हैव कंबाइंड ऑल ऑफ दोज, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द राइट कनेक्टिंग वर्ड्स। अगर आप कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो यू आर यूजिंग देयरफॉर, अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो मोर ओवर, फर्दर मोर, अगर आप ऑपोजिट जा रहे हो तो हाउएवर, अगर आप सेम बात आगे लेकर चल रहे हो और उसको एंड से कनेक्ट कर सकते हो तो यू कैन यूज द एंड एज अ कनेक्टिंग word as well. This is the third element. This will allow you to give more cohesion to your task. And finally, the fourth one is once you are done with all the three prerequisites of it, you will consider कि अब मेरे इस फाइनल रिस्पॉन्स में मैं कौन से वर्ड्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ। बेशक पैसेज के ही वर्ड्स उठा लो, लेकिन वो वाले वर्ड्स उठाओ जो क्वालिटी में थोड़े से ज़्यादा हैं, एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर मार्क्स इन योर vocab part, and this is the way to score maximum into your summarized written text, right? I hope this video would be super helpful for you. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. Allah Hafiz.